नमस्कार। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, बीजीडी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा जयपुर। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के अंतर्गत आपको भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य बताने जा रही हूँ। पाठ्य परिदृश्य का अर्थ समाज से संबंधित उपलब्ध लिखित सामग्री का गहन अध्ययन करके समाज का सत्य प्रमाणित और विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्य परिदृश्य उन्हीं समाजों का तैयार करना संभव होता है जिन समाजों का लिखित साहित्य उपलब्ध होता है। पाठ्य का अर्थ है जो पाठ या लिखित सामग्री से संबंधित हो। पाठ्य सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं धर्म ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, महाकाव्य, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, विदेशियों के लिखित विवरण, लिखित साहित्य आदि। इन्हीं स्रोतों पर आधारित अध्ययनों से तैयार किए गए समाज के ज्ञान को पाठ्य परिदृश्य कहते हैं। परिदृश्य के शब्दकोश में अनेक अर्थ दिए गए हैं, जैसे दृश्य, तस्वीर, दृष्टिकोण, नज़र, अवलोकन, प्रवेशन, विचार, अभिप्राय, आशय आदि। यहाँ पर हम परिदृश्य से तात्पर्य दृश्य, तस्वीर, खाका या वस्तु स्थिति से लगाते हैं। पाठ्य परिदृश्य से तात्पर्य है समाज की संरचना और परिवर्तन की वास्तविक स्थिति का वर्णन और व्याख्या करना। समाज का पाठ्य परिदृश्य ऐतिहासिक और अऐतिहासिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐतिहासिक काल से लेकर अब तक के भारतीय समाज के इतिहास को समझने की सुविधा की दृष्टि से इसे भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। काल विभाजन को स्पष्ट करने हेतु प्रत्येक काल के संबंध में संक्षेप में जानेंगे, ताकि काल क्रम के संदर्भ में भारतीय समाज को समझा जा सके। तो चलिए अब मैं आपको काल क्रम के अनुरूप आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्राचीन काल। प्राचीन काल में जिन कालों को सम्मिलित किया गया है वह है वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ प्राचीन काल के बारे में। ये निश्चय पूर्वक कहना बहुत कठिन है कब और कहाँ से प्रथम बार मानव ने आकर भारत को अपना निवास स्थान बनाया, किंतु भूगर्भ शास्त्रियों का मत है कि दक्षिण भारत में उस समय भी मानव का अस्तित्व था, जब ऑस्ट्रेलिया, भारत और अफ्रीका एक ही भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे। समय समय पर यहाँ विभिन्न स्थानों से अनेक प्रजातियों के लोग आते रहे और उनका यहाँ मिश्रण हुआ। आज ये कहना बड़ा कठिन है कि भारत के मूल निवासी कौन थे और भारतीय संस्कृति का जन्म किसने दिया, किंतु ऐतिहासिक काल में यहाँ एक सभ्यता जन्म ले चुकी थी, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता का निर्माण ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व द्रविड़ों द्वारा किया गया। ये सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी, वरना इसका प्रसार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, काठियावाड़, गुजरात, उत्तरी राजस्थान तक था। ये संस्कृति नगरीय संस्कृति थी। इसमें ईंटों के पक्के भवन बने हुए थी, नगर में नालियाँ थीं, सड़कें थीं और कुएं व स्नान घर थे। सिंधु घाटी के लोग शिवलिंग तथा मातृ देवियों के उपासक थे। ये प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे, इसलिए पेड़ पौधे, नदियों व पशुओं की पूजा करते थे। स्त्रियां विभिन्न प्रकार के धातुओं से बने हुए आभूषणों को धारण करती थीं और श्रृंगार करती थीं। खुदाई में 550 मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, जिन पर पशुओं के चिन्ह अंकित हैं। ये लोग निकटवर्ती देशों से व्यापारिक एवं वाणिज्य संबंधों से जुड़े हुए थे। लोहा, सोना,
चांदी, मिट्टी, लकड़ी आदि के अनेक उद्योग भी उस समय प्रचलित थे। यहाँ के लोग गेहूँ, मांस, मछली, दूध, घी आदि का प्रयोग करते थे और अनेक प्रकार के शस्त्रों जैसे कुल्हाड़ी, भाला, गदा, धनुष, कटार, बाण आदि का निर्माण कर लिया था। सिंधु सभ्यता में लेखन कार्य एवं भाषा का भी विकास हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ लोग जिन्होंने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे ये लोग। ये सभ्यता लगभग 2000 ईसा पूर्व तक कायम रही। आर्यों के भारत में आने पर इस सभ्यता का संभवतः विनाश हुआ होगा। प्राचीन काल में वैदिक संस्कृति का निर्माता आर्य थे जो 2500 वर्ष ईसा पूर्व भारत आए। वैदिक काल 2 भागों में बांटकर हम देखेंगे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल आर्यों द्वारा निर्मित वैदिक कालीन संस्कृति का ज्ञान हमें ऋग्वेद से मिलता है जो उनकी सबसे प्राचीन रचना है। पूर्व वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार समाज व्यवस्था का आधार था। गांव में ग्राम पंचायतें होती थी। संपूर्ण समाज वर्णों में 4 वर्णों में विभक्त था और चारों वर्णों के कर्तव्य भी निर्धारित थे। उस समय समाज में स्त्रियों की प्रतिष्ठा उच्च थी। पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवाएं पुनः वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकती थी। स्त्रियों को शिक्षा का भी अधिकार था। इसी प्रकार इस काल में हम देखते हैं कि गेहूँ, जौ, दूध, फल, मांस एवं सोमरस आदि का प्रयोग किया जाता था। आर्य लोग पशुपालन एवं कृषि कार्य करते थे। आर्य अनेक देवी देवताओं के उपासक थे। वे सूर्य, चंद्र, वायु, जल एवं प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। यज्ञ तथा हवन के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल के नाम से जाने जाना वाला समय, इसमें सामवेद, यजुर्वेद और आदि की रचना की गई। इस युग में आर्यों की संस्कृति का प्रसार भारत के अन्य भागों में होने लगा। उन्होंने पूर्व में गंगा और यमुना के मैदान तथा दक्षिण में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था तथा बड़े बड़े राज्यों की स्थापना की गई थी जिसमें काशी, कौशल, विंध्य आदि प्रमुख हैं। इस युग में राज्यों के विस्तार एवं युद्ध में सफलता के कारण राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। राजा वंशानुगत होते थे, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता था। फिर भी निरंकुश नहीं थे। राजा प्रजा और कानूनों का संरक्षक था। वह सैनिक एवं न्याय संबंधी कार्य करता था। राज्य अभिषेक के समय राजा से ये कहा जाता था कि वह न्याय संगत कार्य करेगा। वर्ण आश्रम व्यवस्था का इस युग में भी प्रचलन था। अब मैं आपको दूसरा काल बताने जा रही हूँ, महाकाव्य काल। रामायण और महाभारत 2 बड़े महाकाव्य हैं। जिस युग में इनकी रचना हुई उसे महाकाव्य काल के नाम से पुकारा गया। और महाभारत को व्यास जी ने रचना की। आज रामायण और महाभारत किसी एक ही युग अथवा एक ही लेखक की कृति नहीं माने जाते हैं। समय समय पर इन महाकाव्यों में समय समय पर कई संशोधन एवं परिवर्तन हुए हैं। फिर भी ये माना जाता है कि ईसा से 200 वर्ष पूर्व इनकी अधिकांश रचना पूरी हो चुकी थी। और कृष्ण युग के महापुरुष थे। आज भी राम अनेक आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। महाभारत कौरव पांडवों के संघर्ष की कहानी नहीं है, वरन उस युग में धार्मिक, नैतिक एवं दार्शनिक आदर्शों का संग्रह भी है। गीता, जो कि महाभारत का अंग है, में संपूर्ण वेदों, उपनिषदों और पुराणों का सार है। इस युग में जाति प्रथा कठोर होने लगी थी।
स्त्रियों की प्रतिष्ठा वैदिक युग की तुलना में कम हुई थी, जबकि स्त्रियों को स्वयंवर की प्रथा द्वारा पति को चुनने की स्वतंत्रता थी। इस युग में नगरों की तुलना में गांवों की ही प्रधानता थी। जैन व बौद्ध काल। ईसा से 6वीं एवं 7वीं शताब्दी में विश्व में महान धार्मिक आंदोलन हुए। विश्व के अनेक देशों में तत्कालीन समाज व्यवस्था के विरोध में समाज सुधारकों द्वारा आंदोलन किए गए और समाज को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। भारत में भी ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, कर्मकांडों एवं अंधविश्वासों के विरोध में महावीर और गौतम ने अपनी नवीन विचारधारा दी और भारतीय समाज को पुनर्जीवित कर उसमें नवीन प्राण संचार किया। महावीर ने जैन धर्म और गौतम ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया। महावीर ने जो गृहस्थ द्वारा पालन करने के लिए 5 सिद्धांत बताए, वह इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और औचौर्य। 5 प्रतिज्ञाओं को मानने की बात महावीर ने कही। महावीर द्वैतवाद, प्रकृति तथा आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। धीरे धीरे जैन धर्म का प्रसार संपूर्ण भारत में हो गया और इसे राजकीय संरक्षण भी मिला। उत्तरी भारत में मथुरा व दक्षिण में श्रवण बेलगोला जैन धर्म के प्रचार केंद्र थे। जैनियों ने बहुत सारे साहित्य तथा कला का भी सृजन किया। इस प्रकार जैन एवं बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के ही अंग थे। इन्हें हम सुधार आंदोलन कह सकते हैं, जो हिंदू धर्म में आई बुराइयों का अंत करना चाहते थे। अब हम जानेंगे मौर्य काल के बारे में। भारत में राजनीतिक इतिहास में मौर्य काल अंधकार से प्रकाश का मार्ग माना जाता है। इस काल में पहली बार संपूर्ण भारत एक राजनीतिक सत्ता के अधीन था और इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने नंद वंश के अंतिम राजा को पराजित कर दिया था तथा सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पंजाब व सिंध से खदेड़ कर संपूर्ण उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। मौर्य काल में भारत में राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक एकता को बल मिला। मौर्य काल में ही भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म का प्रचार अन्य देशों में हुआ। चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक इतिहास में महान प्रतिभाशाली राजा था। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अशोक की धार्मिक नीति और विश्व बंधुत्व पर आधारित थी। उसने विश्व को शांति का संदेश दिया। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जाति व्यवस्था पनपने लगी थी। मौर्य काल की कला स्तूप, स्तंभ, राजप्रसाद तथा गुफाओं के रूप में देखने को मिलती है। अब हम जानेंगे शंख व कुषाण काल के संबंध में। मौर्य काल के बाद ईसा से 2री सदी पूर्व से 4वीं सदी तक भारत में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो भारत के बड़े भाग को अपने शासन में रखने में समर्थ होती। उस समय यवन, शंख और कुषाण लोगों ने अपने साम्राज्य स्थापित किया। अफगानिस्तान के कुषाण साम्राज्य का विस्तार भारत के मध्य प्रदेश व मगध के पाटलिपुत्र तक हो गया। उत्तर पश्चिम भारत में यवनों की शक्ति बढ़ी। शंख आक्रमणकारियों ने सिंधु तथा राजपूतानों को अपने अधीन कर लिया। कुषाण, शंख तथा यवन शीघ्र ही भारतीय बन गए। उन्होंने भारत के बौद्ध, शैव तथा वैष्णव धर्मों को अपना लिया। उन्होंने राज कार्य में संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग किया। इस युग में भारतीय धर्म एवं संस्कृति का विदेशों में प्रसार हुआ। विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। इस प्रकार इस युग में शासक बाहरी थे, किंतु वे पूरी तरह से भारतीय बन गए थे। गुप्त काल लगभग 300 से 500 ईस्वी तक भारत में गुप्त साम्राज्य था। 4वीं सदी के प्रारंभ में मगध के पाटलिपुत्र नगर में गुप्त राजवंश का उद्भव हुआ, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त काल में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त
आदि महान प्रतापी राजा हुए जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बहुत बड़े भाग पर शासन किया। इस युग में देश के राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक जीवन और कला, नाटक, काव्य, संगीत, गणित, ज्योतिष आदि सभी क्षेत्रों में महान प्रगति हुई। इस युग में हिंदू संस्कृति और धर्म का पुनरुद्धार हुआ। इस समय भारत का विदेशी व्यापार बड़ा समृद्ध हुआ। कालिदास तथा वीरसेन शाव जैसे साहित्यकार इसी युग की देन है। इस प्रकार गुप्त काल राजनीतिक एकता, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक प्रगति, कला की प्रगति, धार्मिक सहनशीलता और सुख शांति का युग था। अब मैं आपको मध्यकाल के बारे में बताऊंगी। मध्यकाल के अंतर्गत राजपूत काल और मुस्लिम काल आते हैं, उन्हीं के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले राजपूत काल। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। 7वीं सदी से 12वीं सदी तक उत्तरी भारत में राजपूतों का शासन रहा। इसे मध्य युग के नाम से जाना जाता है। उस समय उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बने जो परस्पर लड़ा करते थे। इस युग में संकीर्णता की प्रवृत्तियां बढ़ी और नवीनता, मौलिकता तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण का अंत हुआ। इस युग में धार्मिक कर्म कांडों में भी वृद्धि हुई। उच्च वर्ग का नैतिक पतन हुआ। वे विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन हुआ। राजपूत अपनी आन बान के पक्के थे। बाल विवाह, जौहर का प्रचलन, विधवा विवाह का अभाव, सती प्रथा इसी युग की देन है। जागीरदारी प्रथा एवं सामंतवादी व्यवस्था राजपूतों की ही देन है। इस समय जाति प्रथा अपने सुदृढ़ रूप में मौजूद थी। इस युग में कला एवं साहित्य का विकास हुआ। दुर्ग निर्माण कला इसी युग की देन है। सोमनाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, आबू के जैन मंदिर आदि इसी युग की स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। ये युग वीरता का बेजोड़ युग था, किंतु इस समय संकीर्ण देशभक्ति पाई जाती थी और राजनीतिक व्यवस्था कुलीन तंत्र और भ्रष्ट नौकरशाही पर आधारित थी। मुस्लिम काल। भारतवासियों का अरब निवासियों से व्यापारिक संबंध अति प्राचीन है, किंतु 11वीं सदी से ही जबकि मोहम्मद गजनवी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को हराकर मुस्लिम राज्य की नींव डाली तो भारत में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ा। धीरे धीरे राजपूत राजाओं की शक्ति घट रही थी और उसके स्थान पर मुसलमान शासकों का प्रभाव बढ़ रहा था। गौरी ने मुस्लिम साम्राज्य की भारत में नींव डाली। उसने मुल्तान, सिंध और लाहौर को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। उसने दिल्ली, अजमेर, बनारस आदि को विजय किया। भारत में मुसलमानों के विभिन्न वंशों जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश आदि का लगभग 600 वर्ष तक शासन रहा। मुगल राज्य में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए, जिनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शहंशाह, औरंगजेब आदि कुशल शासक थे। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक तथा बहादुर शाह जफर इसके अंतिम शासक माने जाते हैं। मुसलमानों से पहले जितने भी आक्रमणकारी आए जैसे यवन, शंग, हून, कुषाण, मंगोलियन आदि, वो भारतीय समाज में विलीन हो गए, किंतु मुसलमानों का पृथक अस्तित्व बना रहा क्योंकि दोनों के धर्म, संस्कृति, देवी देवता, खान पान, जीवन दर्शन में महान अंतर था। अकबर ने दोनों ही धर्मों को समान महत्व दिया। लंबे समय तक हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृति के संपर्क के कारण कला, धर्म, साहित्य, परिवार, विवाह, संगीत, साहित्य, संस्कृति के अन्य क्षेत्रों में दोनों में बहुत आदान प्रदान हुआ। अंग्रेज़ों ने भारत आगमन के बाद मुस्लिम राज्य का पतन हो गया। मुस्लिम काल में भारत में कला, संगीत, नृत्य, भाषा और साहित्य तथा भवन निर्माण के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई थी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आधुनिक काल के बारे में। इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी ब्रिटिश काल और ब्रिटिश प्रभाव।
भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डाली गई। 1858 में ही भारत का शासन कार्य ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथों में ले लिया। अंग्रेजी शासन काल में भारत में दो तरह की शासन व्यवस्था थी। कुछ भाग राजाओं और नवाबों के शासन में था और कुछ अंग्रेज़ों के अधीन था। अंग्रेज़ों ने देश के सामाजिक पुनर्गठन, सामाजिक बुराइयों का अंत करने तथा राष्ट्रीय एवं नैतिक चरित्र ऊंचा उठाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। अंग्रेज़ों के शासनकाल में देश में सड़कों, रेलों, जलमार्ग, पोस्ट व टेलीग्राफ और टेलीफोन, रेडियो, कृषि, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा शिक्षा आदि के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए और भारत ने भौतिक प्रगति भी की। अंग्रेज़ों ने देश को विशाल शासन तंत्र, नौकरशाही एवं संसदीय प्रजातंत्र प्रदान किया। सारा देश एक राजनीतिक सत्ता के अधीन हो गया। भारतीय साहित्य एवं शिक्षा पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव पड़ा। देश में औद्योगिकरण की नींव रखी गई। सन 1917 में ही देश को अंग्रेजी राज्य से मुक्ति दिलाने के प्रयास किए जाने लगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा गया, जिसमें देश के सभी तबकों के लोगों ने सहयोग किया और जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1943 को अंग्रेज़ों के लगभग 200 वर्षों के शासन से मुक्ति मिली और भारत तथा पाकिस्तान दो पृथक राज्यों की स्थापना हुई। ब्रिटिश प्रभाव। लंबे समय तक अंग्रेज़ों के संपर्क के कारण भारतीय समाज पर पाश्चात्य जगत का विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ों के संपर्क से ही देश में राजनीतिक जागृति आई। सामाजिक क्षेत्र में संयुक्त परिवार के स्थान पर एकांकी परिवारों में वृद्धि, अस्पृश्यता का अंत, जाति प्रथा में शिथिलता, प्रेम विवाह, विलंब विवाह, अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह एवं सती प्रथा की समाप्ति, विधवा पुनः विवाह की स्वीकृति, स्त्रियों की जो सामाजिक परिस्थिति में वृद्धि हुई, समाज सुधार आंदोलन आदि अंग्रेज़ों की ही देन है। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक सार्वभौमिक शिक्षा को अपनाया गया। भारतीय साहित्य पर अंग्रेजी साहित्यकारों जैसे शेक्सपियर का, बर्नार्ड शॉ आदि का प्रभाव पड़ा। भारत में पश्चिम शैली के भवन बनाए गए। चित्रकला के क्षेत्र में, ड्राइंग में मॉडर्न आर्ट का प्रयोग किया जाने लगा। इसी प्रकार नृत्य में भी कैबरे और दूसरे डांस किए जाने का प्रयोग होने लगा। संगीत के क्षेत्र में भी नया ये इंग्लिश धुनों का प्रयोग होने लगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिकरण और नए व्यवसाय और नगरीकरण अंग्रेज़ों की ही देन है। इस प्रकार से ब्रिटिश प्रभाव के कारण पूर्व और पश्चिम का मिलन और समन्वय पाया गया। दोनों की मौलिक विशेषताओं में लेकिन आज भी बहुत बड़ा अंतर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल। अभी मैंने आपको आधुनिक काल बताया, उसमें ब्रिटिश काल और ब्रिटिश प्रभाव बताया। अब बता रही हूँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल। भारत में आधुनिक काल का प्रारंभ अंग्रेज़ों के काल से ही माना जाता है, क्योंकि भारत को आधुनिकीकरण से परिचित कराने का श्रेय अंग्रेज़ों को जाता है। अंग्रेज़ों ने ही भारत का सार्वभौमिक शिक्षा, यातायात एवं संचार के नवीन साधन, औद्योगिकरण, नगरीकरण, स्वतंत्रता व समानता के विचार और राजनीतिक जागृति प्रदान की। समाज सुधार के आंदोलनों को भी की शुरुआत भी अंग्रेज़ों के समय से ही हुई। ब्रिटिश काल का उल्लेख हम अभी कर चुके हैं, या हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल की बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के लिए एक नवीन संविधान बनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने, सांस्कृतिक विशिष्टताएं बनाए रखने एवं संवैधानिक उपचार आदि के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए।
साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया। संविधान में कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, रंग, जन्म, जाति और प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को संविधान द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है तथा उनके लिए पंचायत से लेकर लोकसभा तक की सीटों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। धन्यवाद।